Hello students, very good evening to all. I'm Jashan Chot, Assistant Professor in Commerce and Management. जैसे कि आप सबको पता है हम अभी प्रेजेंटली कवर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट सीरीज़। तो जैसे कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर रहा है पर्सनालिटी की होती क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं, इसके स्टेजेस कौन सी होती हैं, इसके ट्रेट्स कौन से होते हैं और इसकी हमने टाइप्स करी थी। तो आज का जो लेक्चर है, इन द लेक्चर नंबर 43 वी विल कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। तो थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी की अगर हम बात करें इन नटशेल 4 टाइप की थ्योरीज हैं जो हम मेनली कवर करेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो कैसे ये थ्योरीज जैसे प्रेडिक्ट करती हैं ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इन द बेटर वे। तो इन थ्योरीज को पढ़ने का मेन मोटिव यही रहता है कि ये थ्योरीज हमें बताती हैं कि कैसे हम इजीली किसी भी जो पर्सन है उसका बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को जान पाएंगे। तो ये वाली जो थ्योरीज हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और मेनली यहाँ पे हम 4 थ्योरीज कवर कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज साइको एनालिटिकल थ्योरी, द सेकेंड इज सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी, थर्ड वन इज ट्रेट थ्योरी एंड द फोर्थ वन इज सेल्फ थ्योरी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात करें, ये वाली थ्योरी जो डेवलप करी थी सिगमंड फ्रॉइड ने करी थी, और जो एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे एंड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस थे। तो दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पे थिंकिंग की बात हुई तभी हम साइको एनालिटिकल थ्योरीज को कह रहे हैं। तो ड्यूरिंग द क्लिनिकल रिसर्च फ्रॉइड ने क्या देखा कि जो पेशेंट्स हैं उनका जो बिहेवियर है कुड नॉट बी ऑलवेज कॉन्शियसली एक्सप्लेन। तो दिस लेड हिम टू एक्सप्लेन टू बिलीव द मेन मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड अ पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर इज प्राइमली हिडन इन द अनकॉन्शियस ब्रेन। तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि 3 कन्फ्लिक्टिंग साइको एनालिटिकल टर्म्स हैं, जैसे कि उन्होंने फाउंड करी थी आईडी, ईगो एंड द सुपर ईगो। तो फर्स्टली हम बात करेंगे द आईडी की। आईडी रिप्रेजेंट करती है पैरानॉर्मल एनर्जी विच स्टिमुलेट अ मैन टू सेटिस्फाई हिज सेक्सुअल एंड अदर बायोलॉजिकल नीड्स इमीडिएटली एट एनी कॉस्ट। तो आईडी वो वाली स्टेज है, यहाँ पे इंसान को पता नहीं चलता, वो ना तो सही समय देखते हैं ना वो सोसाइटी देखता है। बस अगर उसे कोई चीज़ मतलब वो डेस्परेट रहता है अगर कोई भी चीज़ करने। मान लो हम एक ड्रंक मैन की बात करें, किसी पर्सन को क्या है कि उसको मतलब वो अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। मतलब अगर एक ड्रंक मैन है, मतलब उसको और ड्रिंक करनी है तो वो नहीं देखेगा आसपास, उसने वो चीज़ मतलब उसको इमीडिएटली चाहिए होती है एट एनी कॉस्ट, जिसके लिए वो घर वालों से झगड़ा भी कर सकता है, पैसे भी मांग सकता है। ठीक है, मतलब इट्स काइंड ऑफ टोटली अनकॉन्शियसनेस एंड इलॉजिकल नेचर। तो इसके मेनली काफ़ी फीचर्स होते हैं, लाइक उसको काफ़ी गुस्सा आता है। ठीक है, एक अलग उसमें पैरानॉर्मल एनर्जी होती है, लाइक काफ़ी पावर होती है और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो जाती है उस टाइम उसकी। तो ये होती है द आईडी एंड सेकंड होती है द ईगो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन है उसको अपनी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई तो करना होता है, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो बायोलॉजिकल नीड्स हो, बट वो देख लेता है आसपास का इन्वायरमेंट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, प्लेस एंड द मैनर। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्शियस भी है, लॉजिकल नेचर भी है, but it is related with the hard realities of daily life. Like ego continuously tries to control the ID, whereas ID puts pressure on a man to gratify his libido. Libido कुछ नहीं है, ये एक sex related term है, and it needs at the earliest. And ego advises him not to do so till the right time and place arrive. तो आईडी में तो उसको ये होता है कि अभी ये चीज़ करनी है तो अभी करनी है, बट ईगो में क्या होता है, ईगो में कहीं ना कहीं वो देख लेते हैं कि इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट द राइट प्लेस टू डू दिस थिंग, और उसके लिए वो वेट करता है। तो द साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ये हेल्प करती है टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड दोज ह्यूमन बिहेवियर्स विच अकर अनकॉन्शियसली। तो ये रहती है हमारी सेकेंड थ्योरी। ठीक है, लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, विमेन टीजिंग एंड स्पॉटेज।
तो ये काफ़ी गुड एग्जाम्पल्स हैं द ईगो की, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेज, दैट इज द सुपर ईगो। सुपर ईगो रिप्रेजेंट करती है हाई लेवल फोर्स विच स्टिमुलेट्स अ मैन टू बिहेव कीपिंग इन माइंड द सोशल एंड पर्सनल नॉर्म्स। तो यहाँ पे देखो ये ईगो का भी काफ़ी एडवांस लेवल आ गया यहाँ पे, तो उसको सिर्फ राइट टाइम राइट प्लेस नहीं देखना, वो अपनी पर्सनल नॉर्म्स को भी देखता है, सोसाइटी को भी देखता है, सोशल नॉर्म्स को भी देखता है। तो यहाँ पे ये टर्म कैसे हो जाता है एज अ कंसाइंस ऑफ पर्सन, तो इट इज़ ऑफ नॉर्मेटिव एंड एथिकल नेचर विद द पासेस ऑफ टाइम। लाइक बच्चा है वो वैल्यूज एंड नॉर्म सीख जाता है, कैसे अपनी फ्रेंड से, फैमिली से, सोसाइटी से एट लार्ज, एंड ऑल्सो डेवलप हिज ओन वैल्यूज एंड नॉर्म्स। तो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज एंड नॉर्म द सुपर ईगो कॉन्टिन्यूसली टेल्स अ मैन हु व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड प्रेशर उस पर क्रिएट कर देता है टू एक्ट अकॉर्डिंगली। क्लियर। तो अभी तीनों स्टेजेस के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बिल्ड करी है। ये एग्जांपल क्या है, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, वो एक स्वीट शॉप से गुजर रहा है, उसकी आंखों ने एक गुलाब जामुन देखी वहाँ पे काउंटर पे पड़ी हुई, शॉप के काउंटर पे, और उसकी आईडी क्या कह रही है, द आईडी पर्सनालिटी, द आईडी स्टेज ऑफ द पर्सनालिटी कि स्टिमुलेट कर रही है उसको कि मुझे अभी चाहिए गुलाब जामुन, मुझे अभी खानी है। तो ये क्या, तो ये कौन सी स्टेज थी, द आईडी। But the ego stage remind him that right now he is not feeling well, as such as the sweet should not be taken. तो ईगो ने उसको रिमाइंड किया, द ईगो स्टेज ऑफ द पर्सनालिटी, कि वो भी ठीक नहीं है तो इसको मिठाई नहीं खानी चाहिए। देन द सुपर ईगो में फर्दर रिमाइंड, तो सुपर ईगो ने उसको और ओवर पार किया और उसको याद करवाया कि उसके मम्मा ने उसको बताया था कि कुछ भी चीज़ है, उसके पेरेंट्स ने उसको बताया था कि कोई भी चीज़ जो खुले में पड़ी है, कवर नहीं करी हुई, तो वो अनहाइजीन होती है, तो उसको अनहाइजीन आइटम्स नहीं खानी। तो उसको अपने पेरेंट्स की जो उसने बात सीखी है उसको याद करके उसको उसने क्या डिसीज़न ले लिया कि मुझे स्वीट्स नहीं खाने, मुझे कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। क्लियर। तो ये थी द आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी आपकी यहाँ पे होती है कवर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड थ्योरी, दैट इज द सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो ये वाली जो थ्योरी है इसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है ऑथर्स लाइक एल्फ्रेड एल्डर का। तो ये एक ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर थे, साइकोथेरेपिस्ट थे, एंड फाउंडर भी थे एक स्कूल के ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ठीक है। तो इन्हीं के साथ कुछ और ऑथर भी थे लाइक एरिक फ्रॉम, कैरन हॉर्ने एंड द सुलीवन। तो this theory emphasizes on the important role played by a society in forming personality of a person. According to this theory, जो भी पर्सन है वो ट्राई करता है अपने जो नीड्स है उसको मीट करने के लिए, चाहे वो नीड्स ऑफ द सोसाइटी, एंड इन रिटर्न सोसाइटी उसको फैसिलिटेट करती है मैन को टू मीट हिज नीड्स। तो ये वैसा वर्सा प्रोसेस होता है, तभी इसको हम क्या कहते हैं, सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी। सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी मतलब अगर मैं सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ तो इन रिटर्न मुझे भी कुछ ना कुछ सोसाइटी फैसिलिटेट करती है ताकि मैं अपनी जो नीड्स है उनको मीट कर पाऊँ। तो दिस इंट्रैक्शन बिटवीन द सोसाइटी एंड द पर्सन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पर्सनस पर्सनालिटी। तो ड्यूरिंग दिस इंट्रैक्शन अ मैन लर्न्स अ लॉट एंड अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाई करता है अपनी पर्सनालिटी को। Thus, this theory assumes personality as the sum total of all the person has learned. Like ये वो वाली लाइन आ गई, आपको याद है जो हमने पर्सनालिटी की सबसे पहला हमने मीनिंग करा था, डेफिनेशन करी थी, वहाँ भी पढ़ी थी। ठीक है। तो सोशो साइकोलॉजिकल बहुत इजी है, होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करिए, तो मैं रिपीट भी कर दूँगी। ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड थ्योरी, दैट इज़ ट्रेड थ्योरी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्टन ट्रेड्स होते हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, कह देते हैं कि इसकी पर्सनालिटी ये वाली है और उसकी ये वाली है। लाइक हमने टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी ट्रेड्स पढ़े थे, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पढ़े थे। ठीक है। तो डिफरेंट ट्रेड्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करें ट्रेड थ्योरी की। तो ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि जो पर्सन की पर्सनालिटी है वो सर्टन ट्रेड्स के बेस पे क्या होती है, मेज़र करी जाती है कि हाँ भाई अगर इसमें ये ट्रेड्स हैं तो इसकी ये वाली पर्सनालिटी है। देयरफॉर बाय लुकिंग एट वन ट्रेड
हम काफ़ी एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस बंदे की पर्सनालिटी ये वाली है। तो अ ट्रेट मे बी टर्म्ड एज एन एट्रीब्यूट, peculiarity, characteristic, variable or feature of persistent nature which is visible in one's thinking and acting. तो हर जो इंडिविजुअल है उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, बट ऑल द ट्रेड्स आर नॉट फाउंड इन ऑल द पर्सन. सो मोर ओवर द पेनिट्रेशन और डेप्थ ऑफ ट्रेड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्लियर. तो यहाँ पे हम बात करते हैं गॉर्डन ऑलपोर्ट की एंड रेमंड बी कैटल की. तो उन्होंने एक स्टडी करी है इसके ऊपर, ट्रेड थ्योरी बनाई है. और इसको याद रखने के लिए कि ट्रेड थ्योरी किसने दी थी, तो यहाँ से आपको याद रखना है गॉर्डन ऑलपोर्ट एंड रेमंड बी कैटल का नाम. तो गॉर्डन ऑलपोर्ट इसको सेग्रीगेट कर लो, और रेमंड आपको याद रह ही जाएगा, रेमंड बी कैटल, कैटल ऐसे याद रखना है. ठीक है, तो आपको इजीली याद रह जाएगा. तो उन्होंने एक एब्रीविएशन दी, तो इसको याद रखना है पेस्टर से. पेस्टर, PASTER. व्हाट इट मीन्स. तो लाइक हम काफ़ी एनालिसिस तो पढ़ते ही हैं. लाइक हमने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट. और हमने क्या पढ़ा है, पेस्टल एनालिसिस पढ़ा है. तो पेस्टल से ही यहाँ पे पेस्टर आया. कैसे आया. P इज़ पॉलिटिकल, A इज़ एस्थेटिक. एस्थेटिक मतलब सेंसिटिव टू ब्यूटी और आर्टिस्टिक नेचर. S इज सोशल, T इज़ थोरेटिकल, E इज़ इकोनॉमिक, R इज़ रिलीजियस. ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो. तो बस इसमें कुछ इतना नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है. तो बस इतना सा है इसमें कि बस ऑलपोर्ट ने क्या करा, ऑलपोर्ट ने स्टडी करी, उसने सम कॉमन ट्रेट्स देखे और सम पर्सनल डिस्पोजिशनल देखे. तो जो फॉर्मर थे हैज़ बीन फाउंड यूज फॉर कंपेयरिंग पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेट, वेयर एज पर्सनल डिस्पोजिशंस हैव बीन मेड टू फाइंड द यूनिकनेस ऑफ दोज ट्रेट्स इन द कंसर्न पर्सन. तो उसके बेस पे क्या बनी, ये अब्रीविएशन बने. यहाँ पे कॉमन ट्रेट्स हमने 6 पढ़े. तो कौन से थे, पॉलिटिकल, एस्थेटिक, सोशल, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक एंड द रिलीजियस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज द सेल्फ थ्योरी. सेल्फ थ्योरी किसने दी, कार्ल रैंसम ने दी, कार्ल रैंसम रॉगर ने. तो क्या था इस थ्योरी में. इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो एक बंदा परसीव कर रहा है कोई किसी की खामियां जहाँ किसी की अच्छाइयाँ, तो उस पे अगर हम उसको हम वो क्या देख रहे हैं वहाँ पे, एक तो अपनी देख रहे हैं खुद की, और थ्रू अदर्स आई. एक तो अपनी आंखों से देख रहे हैं और एक दूसरे लोगों के, वो लोग क्या सोच रहे हैं. ठीक है, तो उसको कहते हैं सेल्फ थ्योरी. तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ वंस प्लस एंड माइनस पॉइंट्स बाय हिमसेल्फ एंड द अदर्स. तो यहाँ पे बात करेंगे हम 4 डिफरेंट स्टेजेस की, जो रॉगर ने दी थी यहाँ पे सेल्फ थ्योरी में. तो सेल्फ कंसेप्ट है ये, इज़ एन ऑर्गेनाइज कंसिस्टेंट कंसेप्चुअल gestalt composed of perceptions of I or me. So he has presented the following 4 aspects. The first one is self-image, second is ideal self, when looking glass self, and fourth one is the real self. तो सेल्फ इमेज क्या होती है, सेल्फ इमेज मतलब व्हाट वन परसीव्स व्हाट ही इज़. तो एवरी पर्सन उसका अपना व्यू पॉइंट होता है अपने लिए. ठीक है, तो that is about his own merits and demerits. Thus the total picture of one's plus and minus aspect in his own perception is the self image. तो self image तो यही होती है भाई कि अपनी नज़रों में मेरी क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं, तो उन दोनों का मिक्सचर. ठीक है, तो सेल्फ इमेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वियरिंग ऑन वन सेल्फ. तो एज यू थिंक सो यू बिकम. तो it is conceived at the time of birth itself and develop with the growing age. ठीक है, now moving towards the second, that is the ideal self. What one perceives, what he should be. क्या परसीव कर रहे हैं और क्या होना चाहिए था. ठीक है, तो द सेल्फ इमेज क्या है, रियलिस्टिक पोजीशन है कि मैं हूँ क्या, मेरे में क्या कमियाँ हैं और मेरे में क्या खूबियाँ हैं. तो आइडियल सेल्फ क्या है, ये एक आइडियलिस्टिक पोजीशन है कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए था जहाँ होना चाहिए. ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ पे होना चाहिए. वेयर इज वन परसीव ही इज़ एंड वेयर वन परसीव्स ही शुड बी. एंड लुकिंग ग्लास सेल्फ ये क्या है, व्हाट वन परसीव व्हाट अदर्स परसीव अबाउट हिम. मैं अपने बारे में क्या परसीव कर रही हूँ और मेरे बारे में दूसरे लोग क्या परसीव कर रहे हैं. व्हाट ही फील्स व्हाट अदर्स फील अबाउट हिम. Clear? Like if an executive perceives that his boss is favorable to him,
good rapport may develop between them on or vice versa. So the formation of looking glass self is also a continuous process which is primarily based on the social interaction as well. Now the last one, that is the real self. But one really is एक्चुअल में मैं हूँ क्या. ठीक है. The other three concepts are the perception of the concerned person, which may be true or false, and however the real self is the hard reality. Like a manager is more concerned with the real self of his employees because it ultimately affects the productivity. Clear? होपफुली आपको यहाँ पे ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe your HB channel.